नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जिया सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम मध्यकालीन भारत में अपनी वीडियो की सीरीज में आगे बढ़ते हुए उसी क्रम को कंटिन्यूअस आगे चलाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बलबन, जो कि हमारा थोड़ा सा छूटा हुआ है। बलबन के बारे में हम पहले भी इससे पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बलबन के बारे में थोड़ी सी चीजें और उसके बाद बलबन के उत्तराधिकारियों को कंप्लीट करके हम आज बलबन का साथ साथ गुलाम वंश को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलो टाइम वेस्ट ना किए हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बलबन ने अपने टाइम में एक राजतत्व का सिद्धांत दिया था। पहले समझ लेते हैं राजतत्व का सिद्धांत का मतलब होता क्या है। ठीक है, राजतत्व का सिद्धांत का मतलब ये होता है, राजतत्व का सिद्धांत का कहने का मतलब ये होता है कि राजा जो है, राजतत्व मतलब राजा का तत्व, जो राजा का बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका सिद्धांत क्या है। तो राजतत्व के सिद्धांत में इसने दैव्य सिद्धांत का समर्थन किया है। दैव्य सिद्धांत का मतलब है कि इसका मानना था कि जो राजा जो होता है ना, वो एक तरह से भगवान का भेजा हुआ दूत होता है। क्यों होता है दूत? मतलब आज के टाइम के हिसाब से ठीक नहीं है। हम सिर्फ इसकी इनकी फिलोसफी को क्लियर करने की ट्राई करेंगे। क्योंकि राजा अपने सारे सुख दुख त्याग को छोड़ के हमेशा किसके लिए काम करता है? अगर एक सही राजा है, ठीक है, उसके पे लेके चलते हैं, अपने सुख दुख अपने त्याग, सुख दुख अपने सारी चीजें छोड़ के, अपने परिवार तक को छोड़ के वो हमेशा दिन रात किसके बारे में सोचता है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रजा के बारे में सोचता है। एक अच्छा राजा की यही तो पहचान होती है कि वो अपने सारे परिवार के सुख दुख को त्याग देगा। सिर्फ उसका एक डिसीजन अपना पर्सनल नहीं होगा, अपने परिवार को लेके नहीं होगा, उसका पूरे का पूरे अपने प्रजा के लिए लेकर होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि बलबन न्याय व्यवस्था में कठोर था, वो अपने परिवार को भी बख्शता नहीं था कि वही अगर आपके हाथ में पावर है और एक आपके सामने है कि आपका कोई परिवार का व्यक्ति है, कोई उसने गलत किया है, तो आप उसको माफ़ कर दो क्योंकि आप कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में पावर है। वही गलती किसी और दूसरे व्यक्ति ने की है जो आपके परिवार का नहीं है, आप अपने परिवार वाले को बचा लो और दूसरे वाले को दंड दे दो, तो ये गलत है ना। इसलिए कि वो अपने परिवार की भी परवाह नहीं करता है। इसलिए जो राजा है वो एक तरह से देव या भगवान का भेजा हुआ एक मैसेंजर या भगवान का दूत होता है। इसे कहते हैं दैव्य सिद्धांत। ठीक है, इसने बलबन ने राजतत्व का मतलब राज करने का, राजा के बारे में दैव्य सिद्धांत का समर्थन किया है। इसने दैव्य सिद्धांत के समर्थन के बारे में आप जान ही गए क्या है। इसने 3 उपाधियां ली थी। उपाधि पहली ली थी इसने जिल्ले इलाही की उपाधि, दूसरी ली थी इसने नियाबत खुदाई की, तीसरी ली थी नासिरुल मोमिन की। ये 3 उपाधियां ली थी, जिससे क्लियर होता है कि ये राजतत्व के दैव्य सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, अब देखते हैं, समझ के चलते हैं इसको कैसे। थोड़ा सा टिपिकल होता है ये वाला पोर्शन, इसको हम आराम से इजी लैंग्वेज समझ के चलते हैं। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा अगर अभी तक समझ में नहीं आया होगा अभी भी। जिल्ले इलाही का मतलब होता है हमारी भाषा में ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया मतलब भगवान की परछाई। तो इसने अपनी उपाधि ये धारण की कि मैं क्या हूँ? ईश्वर की छाया हूँ। मतलब ईश्वरी छाया का मतलब क्या? एक तरह से ईश्वर का ही दूसरा रूप। और क्या है? राजा है। वही राजतत्व का दैव्य सिद्धांत की राजा आम आदमी नहीं होता है, वो दैव्य है, वो देवों का भेजा हुआ है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत है जो आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए आया है। ठीक है, नियाबत खुदाई पहला हो गया जिल्ले इलाही की उपाधि, दूसरा है नियाबत खुदाई, जिसका मतलब होता है इस उपाधि से और भी क्लियर हो जाता है ईश्वर का प्रतिनिधि। अब ये तो समझ में आ गया, कभी इतना तो आप भी जानते होंगे प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। मतलब ईश्वर की जगह ईश्वर का भेजा हुआ है कि ईश्वर डायरेक्ट खुद नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया अपनी जगह, वो ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कि मैं ईश्वर का ही छाया हूँ, दूसरा मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। इन दोनों से क्लियर क्या होता है कि जो राजा होता है वो भगवान का भेजा हुआ एक प्रतिनिधि होता है, भगवान की परछाई होता है, जो आपके काम के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होने के लिए और आपके जीवन को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए आया है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गई ये चीजें। तीसरी थी इसकी नासिरुल मोमिन की उपाधि। इसका मतलब होता है खलीफा का दायां हाथ। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। खलीफा भी एक बहुत पूजनीय पद होता था इस्लाम धर्म में। तो खलीफा का राइट हैंड, दायां हाथ। इन तीनों से आपको समझ में आ रहा होगा दैव्य सिद्धांत। पहला तो इसने अपने आप को बताया कि दैव्य हूं मैं,
मतलब दैवीय सिद्धांत का समर्थन करा कि नॉर्मल नहीं होता है राजा, राजा एक स्पेशल व्यक्ति होता है जो भगवान के द्वारा भेजा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है आपको इसका सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद इसने अपने आप को शाही वंशज होने का दावा किया था। आपको पता है जब हमने बलबन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें मैंने बताया था पहली मतलब इससे पिछली वीडियो में कि बलबन जो है तुर्क था, इसको मुगलों ने, सॉरी मुगल कह रहा हूँ, मंगोलों ने खरीद के गुलाम बना के इसको बेच दिया था। फिर ये अपनी प्रतिभा से बढ़ता गया। ये भले ही गुलाम था, जब ये राजा बन गया इसने सोचा अगर मैं अपने आप को यही प्रजा को, यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि मैं ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ठीक है, एक इमोशनल अटैचमेंट जोड़ने के लिए। अगर मैं अब भी अपने आप को यही बताऊंगा कि भाई मैं तो गुलाम था, तो लोगों के अंदर मेरा डर कम होगा। एक वो मैं एक राजा, वो वाली बात है ना, हमने इससे पिछली वीडियो में भी देखा था कि इसने अपनी पद और प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाया। तो इसने बहुत सोच विचार करके ना, इसने सोचा कि मैं नॉर्मल गुलाम बताऊंगा छोटे मोटे वंश से तो मेरी प्रतिष्ठा पे कमी रहेगी। फिर इसी चक्कर में अपने आप को शाही वंशज होने का दावा करता है कि मैं शाही वंशज हूँ, मतलब पहले से मैं राजा महाराजाओं का परिवार से हूँ। शाही वंशज में अपने आप को अफरासियाब वंश का बताता है कि मैं अफरासियाब वंश हूँ। ये वंश क्या है? ये वंश वही है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शाहनामा। एक शाहनामा किताब है जिसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान का महाभारत। अब जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो देखें, क्योंकि आपको मैं यहीं पे रोकते हुए एक चीज़ बताता हूँ। जो इतिहास विषय है, जिन लोगों को बहुत टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, बोरिंग लगता है, वो इसलिए लगता है कि अगर हम बीच बीच से पढ़ेंगे, भले ही आपने पढ़ा है पहले से, जिसको पता है इसके बारे में वो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया ना ये अफगानिस्तान महाभारत शाहनामा क्या है, उनके लिए मैं बता दूं कि इतिहास एक ऐसा विषय है, अगर आपको इसमें सही में समझ बनानी है तो उसको स्टार्टिंग से पढ़िए, जैसे मध्यकालीन को शुरू से ही पढ़िए, क्योंकि इतिहास का पहले चैप्टर की दूसरे चैप्टर की कड़ी कहीं ना कहीं पहले चैप्टर से जुड़ी होती है, क्योंकि ये कहानियों की एक सीरीज है एक तरह से जो एक दूसरे से लिंक हुई है। अगर आपको अगली कहानी पढ़नी है तो आपको पिछली कहानी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मूवी होती है ना या वेब सीरीज आती है ना, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, तो अगला सीजन पिछले सीजन से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको अगला सीजन समझना है तो पिछले सीजन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये होता है कि ये भी एक वेब सीरीज ही है, ऐसे समझ लो। अगर आपको इसके बारे में जाना तो आपको पिछला भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए लिंक करते हुए चीज़ें चलती हैं। जो मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको क्लियर हो रहा होगा चीज़ें। तो जो अफगानिस्तान का महाभारत है शाहनामा में ही अफरासियाब वंश था। अफगानिस्तान का महाभारत इसलिए, जैसे हमारे महाभारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी ना, एक ही परिवार के 2 वंश थे। मैंने नहीं पढ़ा शाहनामा, इतना नहीं मुझे पता। तो कौरव और पांडव वंश थे जो इनका पांडव, ठीक है, कुरु वंश कहा जाता है। इसी तरह इनके जो शाहनामा में अफरासियाब वंश था, शाही वंश, तो ये बताता है कि मैं उसी वंश का हूँ, इसलिए अपने आप को ये शाही प्रेजेंट करने की ट्राई करता है कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं भले गुलाम था, वो परिस्थितियों से मैं गुलाम बन गया था, मैं शाही वंश से हूँ। इससे ही अपने राजतत्व के सिद्धांत को और मजबूत करता है कि भाई मैं राजा बनने ही योग्य था, मैं शाही वंश से था, ठीक है, क्लियर। तीसरा, फिर से ये क्या करता है, अपने दरबार में ईरानी परंपराओं का पालन करता है। मैंने आपको बताया था ईरानी परंपराओं में क्या क्या लागू करता है ये, सिजदा और पैबोस। आपको पता ही है सिजदा और पैबोस, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है। सिजदा का मतलब होता है घुटनों पे झुकना, और पैबोस का मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। इसके अलावा इसने एक ईरानी त्यौहार नरोज मनाना शुरू किया था। एक ईरानी त्यौहार होता है नरोज, इसने नरोज उत्सव मनाना स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? नरोज उत्सव। बलबन ने। तो क्वेश्चन ये आएगा, दिल्ली सल्तनत में या मध्यकालीन भारत में नरोज उत्सव किस शासक ने मनाना शुरू किया था? इसके बाद के शासक आएंगे उनके बारे में भी आएगा कि वो भी नरोज उत्सव मनाते थे। तो किसने शुरू किया था? ये बलबन ने ही शुरू किया था। क्या? नरोज उत्सव। फिर आगे आएगा कि मेरे ख्याल से एग्जैक्टली याद नहीं कि औरंगजेब शायद इस नरोज उत्सव को समाप्त करता है। तो नरोज उत्सव मनाना कौन शुरू करता है? बलबन। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद है हमारा 1286 में बलबन की हो जाती है मृत्यु। थोड़ा सा इसकी मृत्यु के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके उत्तराधिकारियों पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो अब हमारा टॉपिक है बलबन की मृत्यु। आपको पता है बलबन का टाइम था 1265 से 1286 तक। क्लियर?
तो बलबन की मृत्यु होती है 1286 में। आपको एक चीज बताता हूं जो अब इससे अगले टॉपिक में भी आपके याद रहेगी। बलबन के 2 पुत्र थे, पहला था शहजादा मोहम्मद, दूसरा था बुगरा खान। वही बुगरा खान जिसको ये बंगाल में विद्रोह तरकी बेग को हराने के बाद इसे अपना वहां का शासक बनाता है। एक शासक था इसका पुत्र था शहजादा मोहम्मद। होता क्या है, इसकी मृत्यु से पहले ही पश्चिमोत्तर एरिया जो सिंध से भी ऊपर का पेशावर की साइड का ये जो एरिया है ना, पश्चिमोत्तर एरिया में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए शहजादा मोहम्मद गया हुआ था। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अभियान पे कौन गया हुआ था? शहजादा मोहम्मद अभियान पे गया हुआ था शहजादा मोहम्मद। वहीं पे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। मतलब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु मतलब बलबन के जितने जी हो जाती है। अपने पुत्र की मृत्यु देख के इस पे बलबन पे बहुत दुख होता है इसे, और कहा जाता है इस दुख की वजह से ही ये कुछ टाइम बाद ही 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में जानना है। इसकी मृत्यु पे एक बर्नी है, इतिहासकार बर्नी, उसने ये कहा था, इसकी मृत्यु पे बर्नी ने ये कहा था कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तो जो इसके मतलब अपने चाहने वाले अधिकारी थे, उन लोगों ने जब इसकी वो क्या बोलते हैं उसको अंतिम यात्रा लेके जाते हैं, उस टाइम ये लोग बहुत दुखी हुए थे और दुख में इन लोगों ने अपने कपड़े फाड़ दिए थे। और जैसे ही लेके मतलब दुख में जैसे विलाप करते अपने कपड़े फाड़ लेते हैं ना कि हम लूट गए ऐसे करके, कि जब ये जा रहे थे तो रास्ते में पड़ी हुई धूलों को ये अपने ऊपर गिरते हुए जा रहे थे, कि मतलब मातम मनाते हुए रास्ते की धूल को अपने ऊपर उड़ाते हुए जा रहे थे। और जब इसको दफना दिया गया उसके बाद इसके मलिकों ने 40 दिन तक कुछ भी खाना वगैरह नहीं खाया था, 40 दिन तक दुख में पड़े रहे थे, ये कहा जाता है। अब इसका मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, ये याद रखना कि इसका मकबरा दिल्ली में है, दिल्ली में। ठीक है, बलबन ने एक अपना एक महल भी बनाया था जिसको बलबन का महल भी कहते हैं। बलबन का महल कहाँ बनाया था ये भी दिल्ली था, दिल्ली में। तो मकबरा भी दिल्ली में है, इसने एक महल बनवाया था वो भी दिल्ली में। इसके अलावा इससे एक चीज याद रखने की है, 2 व्यक्ति हैं, एक है अमीर खुसरो और दूसरा है, एक है अमीर खुसरो और दूसरा है अबुल हसन। ये विद्वान थे, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन और अमीर खुसरो, ये दो बलबन के टाइम के दरबारी विद्वान थे। इसके दरबार में विद्वान थे, किसके? बलबन के दरबार में। कौन? अमीर खुसरो और अबुल हसन। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। तो अब इसके बाद हमारे जो टॉपिक है, बलबन के बाद जो बलबन के उत्तराधिकारी हुए, ये आपको पता है, शहजादा मोहम्मद और बुगरा खान। ऐसे कौन शासक बनता है, कैसे कैसे अगले 4 वर्षों में ही कब 1290 में दिल्ली सल्तनत का ये जो गुलाम वंश है, इस बलबन का बनाया हुआ शासन, मजबूत शासन खत्म हो जाता है। इसकी मृत्यु बाद ही कैसे कैसे, उस टॉपिक पे हम चलते हैं जो हमारा इससे अगला टॉपिक है। तो आपको पता है 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद कौन कौन उत्तराधिकारी बढ़ता है और कैसे 1290 आते आते दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश खत्म हो जाता है, वो कहानी हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना कि हम एक एक राजाओं को पढ़ के चलेंगे, चाहे किसी का छोटा सा ही योगदान क्यों ना हो, पर हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। सीरीज में आते हम बलबन तक आ चुके हैं, बलबन के बाद का देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, बलबन के अभी इससे पहले ही बलबन के उत्तराधिकारी में बलबन के 2 पुत्र थे। ये चीज क्लियर है आपको? पहला पुत्र ये है शहजादा मोहम्मद। कौन है? शहजादा मोहम्मद। दूसरा है बुगरा खान। शहजादा मोहम्मद और बुगरा खान, इतना क्लियर है? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। शहजादा मोहम्मद मैंने अभी बताया है कि जो बलबन की मृत्यु का कारण भी बना कि शहजादा मोहम्मद की हो जाती है मृत्यु बलबन के टाइम में ही। तो शहजादा मोहम्मद की तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। शहजादा मोहम्मद तो अगला शासक नहीं बन सकता क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। दूसरा कौन बचता है? बुगरा खान। बुगरा खान क्या होता है? बुगरा खान खुद ही सुल्तान बनने से मना कर देता है, सुल्तान बनने से मना कर देता है। मतलब
जब बलबन जिंदा था ना, वो तभी सोचता है कि भाई या तो मैं शहजादा मोहम्मद को बनाऊंगा या बुगरा खान को, ठीक है। तो वो पहले बुगरा खान से पूछता है कि भाई तुम शासक बनोगे क्या, तो उसके टाइम में ये मना कर देता है कि मुझे नहीं इंटरेस्ट है शासक वासक बनने में, सुल्तान बनने में मुझे इतना नहीं चाहिए कुछ। तो इसकी कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर इसके पास जाता है, ये कह देता है कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन इसकी हो जाती है मौत। तो इसका भी ऑप्शन नहीं रहता है, ना तो ये ऑप्शन बचा है अब, ना ये ऑप्शन बचा है। अब आगे इससे अगली जनरेशन में देखा जाएगा। तो जो शहजादा मोहम्मद है, इसका एक पुत्र था जिसका नाम है कै खुसरो। क्लियर, पहले यहां से ले लो कै खुसरो, किसका, शहजादा मोहम्मद का। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। अब जो एक कै खुसरो है, तो बलबन जब देखता है इधर इसने तो मना कर दिया है, इसकी मौत हो चुकी है, इससे अगला जो बच्चा था इसका था कै खुसरो, और बुगरा खान का एक लड़का था कैकुबाद। अब देखो जो इसके अपने बेटे हैं उसमें एक ने तो मना कर दी, एक की मौत हो चुकी है। अब राजा तो किसी को बनाना है अपने परिवार में से, उससे अगली जनरेशन में जाएगा ना तो अपने पोतों के पास जाता है, पोत्र के पास, मतलब पुत्र के पास। तो शहजादा का एक पुत्र था कै खुसरो, इसका एक पुत्र था कैकुबाद। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो कैकुबाद ये बीमार था, ठीक है। ये मतलब चलने फिरने लायक भी नहीं था, इतना बीमार था ये। इसको पक्षघात की बीमारी थी, जिसको हमारी भाषा में बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। एक तरह से ऐसी बीमारी आ जाती है ना जिस पर आदमी खड़ा नहीं हो पाता है। तो ये बीमार था, ये शासक बनने के लायक नहीं था। तो यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो बलबन सोच रहा था कि अपने मरने से पहले मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूँ, जिससे लड़ाई ना हो। तो ये भी नहीं बनता है, मतलब बलबन अपने आप नहीं चाह रहा है कि इसको बनाना, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई। तो बलबन अपने जीते जी इसके पास बनता है दूसरा ऑप्शन ये, तो ये कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। कौन, बलबन अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, किसे, कै खुसरो को, कि भाई मेरे मरने के बाद कै खुसरो को अगला राजा बना देना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ठीक है, अब असली कहानी ना इसके बाद शुरू होगी। अब क्या है, बलबन जा चुका है। तो जब बलबन चला गया तो कायदे से क्या बैठता है, जब कै खुसरो को बनना चाहिए ना राजा, कै खुसरो को राजा बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो बलबन के मरने के बाद जो बाकी अमीर लोग थे, अमीर वर्ग मतलब जो बाकी अधिकारी थे, जो अमीरों के बारे में बात ही कर चुका हूँ, वो इसकी इच्छा के बगैर इसके बजाय इस बीमार कैकुबाद को राजा बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, आप सोच रहे होंगे यार जब बलबन तो बोल के गया था इसको बनाना है, बीमार है क्यों बना रहे हैं। वही खेल जो बलबन ने अपने टाइम में खेला था बाकी राजाओं के साथ। वो कहते हैं ना, करनी सामने आती है, तुम्हारे सामने नहीं आएगी, तुम्हारे बेटों के सामने आएगी। ये बात है ना, जैसे बलबन ने बाकी राजाओं को उनके इल्तुतमिश के परिवार के राजाओं का मर्जी से हटा के किसी कमजोर कठपुतली शासक को बना देते थे। अब मजबूत बलबन था खुद, बलबन के मरने के बाद भी तो प्रॉब्लम आएगी। देखा एक लड़का तो बनना ही नहीं चाहता, एक की मौत हो चुकी है, आगे ये हैं। तो इन्होंने भी सोचा, बाकी जो अमीर लोग थे, कि अपने हिसाब का हम भी कठपुतली राजा बनाएंगे और सारा राजपाट धीरे धीरे अपने अंडर में ले लेंगे, वही लालच। तो ये लोग क्या करते हैं, इसने तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, कै खुसरो को तो राजा बनने नहीं देते हैं, कौन, अमीर लोग। तो इस राजा किसे बना देते हैं, कैकुबाद को, जो कि बीमार था, बीमार को ही कैकुबाद को राजा बना देते हैं। तो होता क्या है, अब सीरीज में क्या आएगी चीज, बलबन के बाद कौन राजा बनता है, कैकुबाद। बलबन के बाद राजा बना कैकुबाद। अब इसको तो राजा बना दिया, पर ये अभी जिंदा है ना। अब जब बलबन ने कै खुसरो को राजा घोषित किया था, यानी कि इसमें कुछ योग्यता तो होगी, लायक होगा तभी तो घोषित किया था। तो ये अमीर क्या करते हैं, बीमार कैकुबाद को तो राजा बना देते हैं और कै खुसरो की हत्या करवा देते हैं। मतलब जो आगे प्रॉब्लम ही ना क्रिएट करे, इसे खत्म ही करवा दिया, बिल्कुल खत्म, ठीक है। ये खत्म, ये इसने मना कर ही दिया, कैकुबाद बीमार है, अब बीमार राजा बनेगा। बीमार को राजा बनाने का फायदा क्या होगा, अपने निर्णय ले नहीं पाने का, उठ भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है, बिस्तर पर पड़ा रहता है, क्या ही शासन देखेगा, बस इसका नाम चलता रहेगा, सारी सत्ता अमीर वर्ग के हाथ में आ जाएगी। उसको लुट्टे खसोटे कुछ भी करे, एक तरह से किंग मेकर कौन बन जाएंगे, अमीर वर्ग, ठीक है। ये खेल इनका चलता है कैकुबाद को। जब कैकुबाद को बना चुके होते हैं राजा,
अब उसी टाइम क्या होता है कि बीमार था, चला शासन चलता रहा, इनके सन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये सारी घटना जो हो रही है 1286 से 1290 के बीच में होती है, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कभी क्या हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये, बस कर्म में समझना जरूरी है, समझ बनानी जरूरी है इसमें। तो जब ये कैकुबाबाद राजा बन गया है, एक और तुर्की सरदार था इनका इसी अमीर वर्ग में, जिसका नाम है मलिक फिरोज खिलजी। एक मलिक था वो फिरोज खिलजी, मलिक फिरोज खिलजी। ये क्या था? सरदार था, सरदार अमीर वर्ग कुछ भी कह लो, ठीक है। ये सरदार था मलिक फिरोज खिलजी। ये देखता है, मजबूत था अच्छा खासा, ये देखता है कि कैकुबाबाद बीमार है, ऐसे हम इतने टाइम से झेल रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे प्रॉब्लम रहेगी, ये खाम का एक तरह से अपाहिज हमारे गले पड़ गया है। ये क्या करता है, कैकुबाबाद को उठा के नदी में फिकवा देता है, गुस्से में आके, कि एक अपाहिज बना दिया, राजा बनने लायक है नहीं, जब ये नहीं राजा बनने लायक है तो जबरदस्ती क्यों बना रखा है, इसको हटाओ, किसी और को बनाएंगे राजा। तो इसको नदी में फेंक देता है, देखो फेंक देता है। देखो बलबन कौन सा कम था, बलबन ने भी तो रजिया सुल्तान उसके भाई ऐसे सबको हटवाया, मरवाया, फिर हटा के मरवा दिया, तो इसको भी तो इसके सामने नहीं आया, पर इसके आगे, इसके जाने के बाद इसके परिवार को भी तो झेलना ही था। वही क्या, खुसरो को मार दिया गया, इस बीमार को उठा के नदी में फेंक दिया गया, है ना, नदी में फेंक दिया, मर गया, इसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती। फिर यही मलिक फिरोज खिलजी इसको तो नदी में फिकवा देता है। इसके बाद ये शमसुद्दीन कयूमर्स है, जो किसका बेटा, कैकुबाबाद का, ये बहुत छोटा था, अल्पवयस्क था, इतना बड़ा नहीं था कि ये शासन संभाल सके, बालक था ये, बहुत अल्पवयस्क बालक था ये। अब छोटा बच्चा क्या संभाल लेगा, तो ये शमसुद्दीन कयूमर्स को शासक बना देता है। कौन? मलिक फिरोज खिलजी। तो कैकुबाबाद के बाद कौन शासन बना, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं क्यूमर्स, इसका पूरा नाम है शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसको क्यूमर्स को कब बनाया जा सकता है शासक? 1290 में, वही लास्ट टाइम 1290 में दिखाने के लिए इसको शासक बना दिया जाता है। किसके द्वारा? मलिक फिरोज खिलजी के द्वारा, ठीक है। अब जब इसको शासक बना दिया, शासक बनाने के बाद कुछ महीने बाद ही इस क्यूमर्स को भी ये मार देता है। कौन मार देता है? मलिक फिरोज खिलजी। इसको मारने के बाद खुद शासक बन जाता है फिरोज खिलजी, खुद शासक बन जाता है। कब? 1290 में। 1290 में फिरोज खिलजी शासक बन जाता है, किसका? दिल्ली सल्तनत का। वो कहता है कि ये तो कमज़ोर है, मैं मजबूत हूँ, मैं शासक बनूंगा। फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है, दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन जाता है। अगला शासक बन जाता है। यहां तक क्लियर हुआ चीजें? जब ये अगला शासक बन जाएगा, कब से बनाए? 1290 से। ये चलता है 1290 से 1320 तक। इसको ही बोलते हैं खिलजी वंश। क्या बोलते हैं? खिलजी वंश, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा, खिलजी वंश। ठीक है, हमने जब पहले बताया था ना आपको, जब मैंने दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन कराया था, तब मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि गुलाम वंश या मामलुक वंश, फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है, जिन्हें पराजित करके मुगल आते हैं भारत में। इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर भारत में एंट्री करता है, ठीक है, वहाँ से मुगल शासन प्रारंभ होता है। तो हमारा एक वंश खत्म हो जाता है यहाँ पे आज। कौन? गुलाम वंश या मामलुक वंश। इतना क्लियर है। 1290 में फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन जाता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है, जो चलता है 1290 से 1320। अब इसके बाद हमारा जो अगला वंश होगा वो होगा खिलजी वंश। 1290 से 1320 के बीच इसमें दो इंपॉर्टेंट शासक हैं, तीन, वैसे तो तीन हैं तो शासक बहुत सारे, वो भी ऐसे पढ़ेंगे सीरीज में। इसमें यही फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद के भी जितने भी हैं हम उनके बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश को ही इसी तरह, इससे भी और बेहतर तरीके में, क्योंकि डे बाय डे हमें भी इम्प्रूव करना है, आप लोगों को भी इम्प्रूव होना है। इससे भी कोशिश करेंगे, इससे भी और बेहतर तरीके से हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे। तो हम इसके बाद अब हमारा शुरू होगा खिलजी वंश।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब आज हमारा एक लगभग बहुत बड़ा चैप्टर पूरा हो चुका है, जो है गुलाम वंश या मामलुक वंश। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपका इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है या किसी चीज़ को लेकर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप उस चीज़ को लिखें, मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ का सॉल्यूशन आपके सामने रखने की। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो खिलजी वंश को लेके आएगी। इसको आप अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और प्रीवियस, क्योंकि एक वंश पूरा हो चुका है हमारा, इसे अच्छे से पढ़ने के बाद आप किसी भी अच्छी सी बुक को लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिएगा। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और अपने आप ही आपको पता चल जाएगा हमारे कितने % क्वेश्चन इसमें से हो रहे हैं। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इसमें से, ये मैं बोल के चल रहा हूँ। तो प्रैक्टिस भी लगा के चलना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। प्रैक्टिस नहीं लगाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के MCQs की बहुविकल्पीय प्रश्नों की आप प्रैक्टिस नहीं लगाओगे तो फिर भी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छे आप मार्क्स, मेन एग्ज़ाम जब आपका सच में एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे से मार्क्स लेके आ पाओगे, आप सफल हो पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में जो हम शुरू करेंगे खिलजी वंश से। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई चीज़ की प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।